हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैं आपके लिए पेपर 1 के लिए जो वीडियो बना रहा हूं अभी, और रिसर्च एप्टीट्यूड हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। जिन जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके पास नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो हमारा जो टॉपिक था डियर फ्रेंड, चल रहा था टाइप ऑफ रिसर्च। हमने बहुत सारे जो टाइप थे इसके अंदर कवर कर लिए थे। आज के जो हमारे टाइप हैं, हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल तक हमने कवर किया था। उसके आगे एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है, वैल्यूएशन रिसर्च क्या होता है, और लाइब्रेरी रिसर्च क्या होता है, कॉजी एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। आज की जो रिसर्च है इसको कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आने वाली वीडियो के अंदर बाकी की जो रिसर्च है उनको सभी को कवर किया जाएगा, जितने भी टाइप रह चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनालिटिकल रिसर्च, तो स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है कि इन्वॉल्व इन डेप्थ स्टडी एंड इवेल्युएशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जब बात करते हैं एनालिटिकल रिसर्च की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास पहले से अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको बहुत अच्छे से डीपली से एवेल्युएशन किया जाता है, डेप्थ स्टडी की जाती है, ताकि जो भी हमारे कम्प्लेक्स फिनोमिनाज हैं उनको अच्छे से समझा जा सके। उसके बाद बात करते हैं कि एक रिसर्चर क्या करता है, जो फैक्ट और इंफॉर्मेशन होती हैं ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उनके ऊपर एनालाइज करता है, क्रिटिकल इवेल्युएशन करता है, ताकि जो भी उसकी प्रॉब्लम है, यो वो सिचुएशन को फेस कर रहा है, जितने फिनोमिना हैं उसको आसानी से समझ सके। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या आता है कि एनालिटिकल रिसर्च द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ। इसके अंदर बात करते हैं कि कोई भी चीज क्यों होती है, व्हाई, उसके पीछे क्या कारण है, उनका पता लगाया जाता है। वो कैसे काम करती है, हाउ कैसे काम कर रही है, इसके लिए एनालिटिकल रिसर्च को किया जाता है। उसके बाद देखते हैं डियर फ्रेंड, इट यूजली कंसर्न इटसेल्फ विद द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। भी हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके आपस के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हैं, ये बातों को इसके अंदर देखा जाता है कि एक जो वेरिएबल है उसका कोज क्या होगा, और वो कोज है जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। इस चीज के लिए हम एनालिटिकल रिसर्च को करते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इसके अंदर एनालिटिकल रिसर्च के अंदर बहुत सारी जो टर्म है इंक्लूड होती हैं। मैंने बेसिक टर्म इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, जैसे अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल का मतलब क्या होता है कि गुड अटेंशन टू डिटेल मीन दैट यू आर एबल टू नोट्स, मतलब हम लोग कई चीजों को नोट करते हैं इसके अंदर, उसके बाद रिटेन करके रखते हैं इसके अंदर, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको बनाए रखते हैं एक डिटेल के अंदर, और इसके अंदर ना फॉलो की जाती हैं इंस्ट्रक्शंस। जितने भी हमारी इंस्ट्रक्शन है उनको करेक्टली वे से फॉलो किया जाता है, ताकि हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो ना आए, और मिस्टेक को अवॉइड किया जाता है जब भी हम कोई भी चीजों को लिखते हैं, ताकि जो हमारे काम है, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझा जा सके और केयरफुली इवैल्यूएशन किया जाए। इसके अंदर जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझा जाए, ताकि जो भी हमारे लास्ट में रिजल्ट आने वाले हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, रिलायबल आए, उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। जब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है, critical thinking is your ability to evaluate a situation or a problem with a carefully and clear thought process। मतलब क्या है कि जब क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हैं एनालिटिकल रिसर्च के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम और सिचुएशन को समझते हैं, अच्छे से इसके अंदर काम किया जाता है, और क्लियरली थॉट से हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, हमारे सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है, विदाउट एनी क्वेश्चन के हम ना तो आर्गुमेंट कर सकते, ना ही कोई अजम्पशन ले सकते। तो जो भी क्वेश्चन होता है उसके लिए हम स्टेप बाय प्रोसेस के अंदर काम करते हैं और इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन करते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार की बायसनेस को यूज नहीं किया जाता। उसके बाद देखते हैं कि क्रिटिकल के अंदर क्या होता है कि आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पैटर्न को,
किसी फैक्ट को और डिटेल में उसको क्या करते हैं हम लोग उसके लिए थॉटफुली डिसीजन लेते हैं, ताकि जो भी हमारे सामने ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके और आने वाले टाइम में ऐसा कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम हमें फेस करने को ना मिले। उसके बाद बात आती है डिसीजन मेकिंग की। जब एनालिटिकल रिसर्च करते हैं तो वो हमारी हेल्प किसमें करता है? डिसीजन मेकिंग में। कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है या वेरियस टाइप के हमारे सामने अल्टरनेटिव हो सकते हैं। उनमें से एक बेस्ट इवैल्यूएशन करते हैं। करने के बाद प्रेडिक्शन करते हैं, बेस्ट इवैल्यूएशन को हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। जो भी हमारा बेस्ट आउटकम आता है उसको इसके अंदर सिलेक्ट किया जाता है। और एनालिटिकल रिसर्च होती है वो किसके लिए यूज की जाती है? ज्यादातर कंडक्टिंग इफेक्टिव रिसर्च। हम लोग क्या करते हैं जब एनालिटिकल रिसर्च की जरूरत होती है वहां पर हम लोग रिसर्च के लिए स्किल को यूज करते हैं, इफेक्टिव रिसर्च करते हैं, एबल टू कंसीडर अ प्रॉब्लम इन टू ऑर्डर टू मेक अ प्लान। जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उनको कंसीडर किया जाता है, डिफाइंड किया जाता है और उनके लिए प्लान बनाया जाता है और रिसर्च को डिफाइंड किया जाता है भी इसके लिए कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है और एनालाइज कर दिया जाता है लास्ट के अंदर और हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ जाती है। उससे हम क्या करते हैं? एक बेस्ट कंक्लूजन है जो उसको ड्रा करते हैं और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारी रिसर्च है वो है इवैल्यूएशन रिसर्च। जब इवैल्यूएशन रिसर्च की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? वैल्यूएशन रिसर्च इज द सिस्टमैटिकल असेसमेंट होती है ना। जब इवैल्यूएशन रिसर्च की बात करते हैं तो देखते हैं इसके अंदर जो भी हमारी इवैल्यूएशन रिसर्च होती है इसके अंदर सिस्टमैटिकल असेसमेंट की जाती है, जिसके अंदर देखते हैं ऑफ द वर्थ एंड मेरिट ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज स्पेंड इन ऑर्डर टू अचीव गोल। जब बात करते हैं किसकी? इवैल्यूएशन रिसर्च की। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? सिस्टमैटिकल असेसमेंट करते हैं किस चीज की? जो भी हम लोगों ने किसी प्रोजेक्ट के लिए टाइम लगाया है, पैसे लगाए हैं, एफर्ट्स लगाए हैं, एचआरएम लगाई है या और रिसोर्सेज हम लोगों ने लगाए हैं, जो भी हम लोग हमारा टारगेट था उसको पूरा करने के लिए जो भी हम लोग क्या करते हैं? रिसोर्सेज लगाते हैं, उनकी असेसमेंट की जाती है कि हमें क्या रिटर्न मिली है उन रिसोर्सेज से। मतलब मान लो इसके आगे एग्जांपल है एक, वो भी समझाऊंगा। जैसे कि evaluation research is used to assessment the performance of any project। मान लो हमारे पास कोई प्रोजेक्ट था, 5 लाख का प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर लगा दिया, तो हम चाहते थे इससे रिटर्न आए 10 लाख की। लेकिन हम लोगों ने जब एवेल्युएशन करके देखा तो इससे रिटर्न आई हमारी 3 लाख की। तो इवेल्युएशन करके हमें कमियों का पता लगेगा, जो भी इसकी लीकिंग पॉइंट होंगे, जो भी इसकी कमियां होगी, उनको हम इसके अंदर पता कर सकते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्ट ने ऐसी परफॉर्मेंस क्यों दी है, इसके पीछे क्या रीजन है। और अगर मान लो यही प्रोजेक्ट हमारा हमें 15 लाख की रिटर्न देता है, तो हम लोग मानते हैं इवेल्युएशन करने के बाद हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, क्योंकि इवेल्युएशन रिसर्च करने में हमारी नॉलेज एनहेंस होती है। इसके अंदर हमें नॉलेज मिलेगी कि आने वाले टाइम में भी ऐसा प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, ये प्रोजेक्ट है जो बेनिफिशियल है और हम लोग इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे। और डिसीजन मेकिंग लेने में भी हमारी क्या करेगा? ये हेल्प करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रोजेक्ट में हमें ज़्यादा रिटर्न मिली है, 15 लाख मिले या 5 लाख लगाने के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे? यही डिसीजन इसको थोड़ा चेंज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको डिसीजन को हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे और हमारी जो रिटर्न है उसको बढ़ाएंगे। जितने हमारे काम है उसको हम अच्छे से करेंगे और जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, जैसे 3 लाख रिटर्न आई है, तो जो प्रॉब्लम है उनको डिफाइंड किया जाता है ताकि आने वाले टाइम में वैसी प्रॉब्लम दोबारा हमें फेस करने को ना मिले। उसके बाद बात करते हैं लीड टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो हमारी वैल्यूएशन रिसर्च होती है इसके अंदर हमें जो भी प्रैक्टिकल काम करते हैं उन सभी के लिए हमें ये क्या करती है? लीड करती है। जैसे मान लो कोई रोड बन रहा है, ठीक है, या कोई भी प्रोजेक्ट और लगा दिया हमने, उसके लिए ये प्रैक्टिकली नीड कर हमें लीड करेगी कि हमें ये प्रोजेक्ट कैसे कैसे करना है, उसकी इवैल्यूएशन करेंगे कि उसके अंदर कमियां क्या हैं, इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। वो सारी इंफॉर्मेशन हमें इवैल्यूएशन रिसर्च करने के बाद मिलती है। उसके बाद देखते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च है जो इज द टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि इसको ज्यादातर हम लोग कहाँ यूज करते हैं? अप्लाइड को
बिजनेस के अंदर, और इवैल्यूएशन रिसर्च को भी ज़्यादातर बिजनेस के अंदर यूज़ किया जाता है रियल वर्ल्ड इफेक्ट को देखने के लिए, ताकि हमें पता लगता रहे कि जो-जो हम काम कर रहे हैं, जो-जो हमारी स्ट्रैटेजी हैं, जिस तरीके से उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हमें वैसी रिटर्न प्रोवाइड कर रही हैं या नहीं? तो उनकी कमियों को ढूँढा जाता है और उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इसके अंदर जो मेथड यूज़ किए जाते हैं, सर्वे मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड को इसके अंदर यूज़ कर लिया जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए या कॉज़ एंड इफेक्ट का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट को यूज़ किया जाता है कि कैसे हम लोग इनको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है इवैल्यूएशन रिसर्च आल्सो रिक्वायर्ड टू कीप इन माइंड टू इंटरेस्टेड ऑफ स्टेक होल्डर। मान लो कोई भी पर्सन है, उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी स्टेक होल्डर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के अंदर, तो वो एक चीज देखते हैं कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो उनमें कितनी रिटर्न आ रही है, पहले जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें कितनी रिटर्न आ रही है। तो इसके अंदर डिसीजन ले सकते हैं कि किसके अंदर पैसा लगाना है, किसके अंदर पैसा नहीं लगाना। और एक स्टेक होल्डर इवैल्यूएशन करता है कि उसको कौन सी जो सिक्योरिटीज हैं उनमें पैसा लगाना है, कौन से शेयर हैं उनको परचेज करना है। इसके लिए जो इवैल्यूएशन रिसर्च है उनकी हेल्प करती है। उसके बाद बात आती है इट इज मोस्टली यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब बात आती है कि हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा बिजनेस था, इसके अंदर बहुत सारे जो एम्प्लॉइज हैं हमारे काम करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉइज को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेनिंग देने से पहले उनकी परफॉर्मेंस थी और ट्रेनिंग देने के बाद की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या ट्रेनिंग का कोई फायदा हुआ है या नहीं, आने वाले टाइम में इस ट्रेनिंग को दोबारा प्रोवाइड किया जाए या नहीं किया जाए। और देखा जाता है जो-जो कमियाँ रह जाती हैं किसी भी एम्प्लॉइज़ के अंदर, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने काम को एफिशिएंट तरीके से कर सके। उसके बाद बात आती है चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन ऑफ अ लॉट ऑप्शंस। हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट थी, ऑप्शन थे, उनमें से एक बेस्ट और एक्सीलेंट ऑप्शन को चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन रिसर्च को करते हैं, ताकि हम लोग एक बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सकें और जो भी हमारे टारगेट हैं उनको आसानी से हम लोग कंप्लीट कर सकें। उसके बाद बात आती है लाइब्रेरी रिसर्च। लाइब्रेरी रिसर्च क्या होता है, तो देख लेते हैं। लाइब्रेरी रिसर्च इन्वॉल्व द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन इन द ऑर्डर टू राइट अ पेपर, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन और कंप्लीट अ टॉपिक। जब बात करते हैं लाइब्रेरी रिसर्च की, इसके अंदर देखते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को और एक पेपर के ऊपर हम लोग राइट करते हैं। कोई भी हमारी प्रेजेंटेशन है तैयार करते हैं, जैसे मैंने अभी अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो मेरे माइंड में आया कि लाइब्रेरी रिसर्च का मीनिंग ये हो सकता है, तो मैंने वो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके आगे, मतलब यूट्यूब चैनल के थ्रू। और उसके बाद देखते हैं इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बैकअप बना के रखते हैं इंफॉर्मेशन का, रिवाइज करते हैं, मतलब जो जो हमारी कमियां रह जाती हैं हमारी थ्योरीज वगैरह में, जो हमने पहले लिखा है। मान लो कोई राइटर है, उसने जो पहले लिखा है उसके अंदर कोई एडिशन या एडिशनल मटेरियल को ऐड करना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, नए नए संशोधन करेगा, उस चीज को रिवाइज करेगा। जैसे केवीएस मदान का नाम आपने सुना ही है, इनकी एक बुक आती है पियर्सन पब्लिकेशन की, तो इनके जो एडिशन है, कितने एडिशन आ चुके हैं, 4 एडिशन आ चुके हैं। मतलब जो भी ये अपनी बुक्स के अंदर नए-नए जो वो करते हैं, क्या बोलते हैं अपना, इसके अंदर जो भी नई नॉलेज है उसको एडिशन करते हैं, नए-नए मटेरियल को ऐड करते हैं। और साथ में कई बार क्या होता है कि बिल्कुल ही नए टॉपिक हैं इसके अंदर हम लोग इंक्लूड भी कर देते हैं। मतलब जो भी हमारा अगर सिलेबस चेंज हो गया, तो अब मान लो नेट का सिलेबस अगर चेंज हो जाए, पर ऐसा हो ना, और अगर चेंज हो जाए तो केवीएस मैदान की बुक के अंदर भी वो क्या करेंगे, कंप्लीटली चेंज कर देंगे उस टॉपिक को लेकर। उसके बाद बात आती है कि ए लाइब्रेरी रिसर्च इज द लाइब्रेरी विच कंटेन एन इन डेप्थ कलेक्शन ऑफ मटेरियल ऑन वन और सर्वल सब्जेक्ट। कि जब भी हम बात करते हैं लाइब्रेरी रिसर्च की, तो इसके अंदर क्या होता है कि इन डेप्थ स्टडी करते हैं, कलेक्शन करते हैं किसी भी मटेरियल का,
किसी एक टॉपिक के लिए या किसी सर्वल सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक टॉपिक भी हो सकता है जिसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं कि डाटे का कलेक्शन करते हैं। उसके बाद जो हमारी बात आती है कि जो लाइब्रेरी रिसर्च होती है, इसके अंदर जो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, सेकेंडरी डाटे के ऊपर बेस्ड होता है। उसके बाद जो भी रिसर्चर होते हैं एंगेज टाइम सिटिंग द लाइब्रेरी एंड कलेक्शन रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। जो एक रिसर्चर होता है वो जाता है लाइब्रेरी के अंदर बैठता है और क्या करता है, डाटे का कलेक्शन करता है सेकेंडरी सोर्सेज से। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं सेकेंडरी, जैसे कि बुक्स होगी, जर्नल्स होगी, मैगजीन्स होगी, न्यूज़पेपर, कंपैक्ट डिस्क होगी, मैनुअल्स होंगे या बायोग्राफिक होगी, जो भी ऑटोबायोग्राफिक, जो भी हमारे लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल मटेरियल है उसमें से जाते हैं और अपना मटेरियल जो होता है, जो उनको ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं, अपने मटेरियल को देखते हैं। जैसे ये पर्सन क्या कर रहा है, बुक्स के अंदर से अपना मटेरियल ढूंढ रहे हैं, ये अपनी बुक्स ढूंढ रहे हैं और ये भी अपनी बुक्स ढूंढ रहे हैं, ताकि जो भी इनको ज़रूरत है जो मटेरियल की वो ढूंढ ले और उसके बाद अपनी जो भी टॉपिक है उसको उसके अंदर से नोट कर ले। उसके बाद बात आती है कॉजी एक्सपेरिमेंटल की। इसके अंदर क्या होता है, स्पेसिफिकली लेक होता है किसका, एक जो भी एलिमेंट होता है हमारा, कौन सा होता है एलिमेंट, रैंडम असाइनमेंट। इसके अंदर रैंडम असाइनमेंट का जो कमी होती है एक एलिमेंट की, तभी इसको कॉजी एक्सपेरिमेंटल या अधूरा एक्सपेरिमेंटल बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट तो किया जाता है, पर जो बात है कि विदाउट द रैंडम असेसमेंट या एनी असाइनमेंट, जो हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, वो बिना रैंडम असाइनमेंट के हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, बिना किसी ऑर्डर कंडीशन के हम लोग क्या कर देते हैं, जो मैनिपुलेशन है वो कर देते हैं। उसके बाद बात आती है इसके अंदर 3-4 डिजाइन है जो यूज किए जाते हैं, जैसे नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन इसके अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद जो कॉजी एक्सपेरिमेंटल होता है इसके अंदर देखते हैं कि एलिमिनेट करता है किसको, कि इसके अंदर भी सेम बात है कि जो भी हमारा मैनिपुलेशन है वो किसका होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, और जो कंफाउंडिंग वेरिएबल होता है उसको इसके अंदर उसको इंक्लूड ही नहीं किया जाता, या इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती। उसके बाद क्या होता है कि रैंडम असाइनमेंट या कंडीशन को इसके अंदर बिल्कुल यूज नहीं किया जाता, जिस कारण ही इसको कॉजी एक्सपेरिमेंटल बोला जाता है। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, ज्यादातर इंटरनल वैलिडिटी के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इंटरनल वैलिडिटी के लिए यूज किया जाता है, और जो भी इसके अंदर ट्रुथ एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, वो इसके अंदर बहुत ही कम किए जाते हैं, बिल्कुल नाम मात्र किए जाते हैं। और इसको याद कैसे कर सकते हैं, आई से इंडिपेंडेंट, वी से वेरिएबल, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसको मैनिपुलेट किया जाता है विदाउट एनी, जो हमारा रैंडम असाइनमेंट है ना उसके बिना हम लोग क्या करते हैं, इसको मैनिपुलेशन करते हैं उसके बिना। इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसको मैनिपुलेशन करते हैं विदाउट रैंडम, जो हमारी असाइनमेंट होती है उसके बिना इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। और दूसरी बात, इसको यूज किसके लिए किया जाता है, आई वी, ये भी इंटरनल वैलिडिटी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आई वी से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दो बार सेम लिख दो कि इसके अंदर मैनिपुलेशन नहीं होता है, पर किसके लिए होता है, विदाउट रैंडम जो असाइनमेंट होती है उसके लिए इसमें मैनिपुलेशन किया जाता है, और इसके अंदर इंटरनल वैलिडिटी को यूज किया जाता है। उसके बाद हमारी जो बात करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। जो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, इसको हम ना दो नामों से और भी जानते हैं, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च या कॉजल कंपैरिटेटिव रिसर्च। इसको दो नामों से और भी जाना जाता है, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च और रिसर्च कॉजल कंपैरिटेटिव रिसर्च, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टिगेट स्टार्ट आफ्टर द फैक्ट हैज अकर्ड।
जब भी कोई चीज़ अकरिंग हो जाती है, पहले से जो चीज़ हम लोगों की हो चुकी है, उसको क्या करते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कब करते हैं? जब वो चीज़ खत्म हो जाती है। हो ज होने के बाद मान लो कोई भी एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है? तो एक्सीडेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं? अब स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो हम लोग स्टडी ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है एक्स, मतलब जो भी चीज़ है हो चुकी है, पास्ट की है, उस पोस्ट की है, जो भी पास्ट की चीज़ है, उस पोस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके फैक्टों को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, और जो भी इसके अंदर कैसे फैक्ट किया है इस चीज़ ने, जो भी कॉज़ एंड इफ़ेक्ट होते हैं इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मैनिपुलेशन नहीं होता किसका, जो भी हमारा इंडिपेंडेंट या कोई भी वेरिएबल इसके अंदर मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ पहले से ही अकरिंग हो चुकी है, उसको हम लोग मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं? मतलब हम लोगों ने कोई भी चीज़ पहले से कर ली। मान लो आपने क्या कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, तो क्या उसके अंदर मैनिपुलेशन हो सकता है? वो एमबीए की डिग्री तो नहीं बन सकती, या जो एक्सीडेंट हो गया उसको ठीक तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी क्या हो गई है, अकरिंग हो चुकी है। उसके बाद बात करते हैं कि रिसर्चर इसके अंदर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है इवेंट को जो पहले से हो चुके हैं। जैसे मान लो अर्थक्वेक हीट हीट एरिया है कोई, तो इसके अंदर अर्थक्वेक हिट एरिया, जो इसके अंदर हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई भी ना भूकंप वगैरह आया हुआ है, यहाँ पर बिल्डिंगें हैं जो गिरी हुई हैं, तो मतलब हम लोग पहचान जाएंगे कि यहाँ भूकंप आया था पहले, उसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, एक स्टडी करेंगे। तो इसको ही बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर जो भी कंसीडर किया जाता है कॉजी एक्सपेरिमेंटल को, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, रैंडमली असाइनमेंट को यूज नहीं किया जाता। जो रेयरली होती है ना जो चीजें, उनको इसके अंदर ज्यादा यूज किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, दे आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स। जो भी हमारी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं किसी ग्रुप के लिए, उनको इसके अंदर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। उसके बाद इसके जो नेचर्स होते हैं सेम ही है, इसके अंदर आई वी याद रखना है आपको कि जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको मैनिपुलेट नहीं किया जाता। उसके बाद देखा जाता है जो भी ऑलरेडी कोई चीज हो चुकी है उसके लिए इसके अंदर स्टडी किया जाता है। ये लेस कॉस्टली और लेस कंज्यूमिंग टाइम होती है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा इवेंट है वो पहले से हो चुका है। मतलब जो भी हमारा इवेंट है वो पहले से हो चुका है, बस उसके ऊपर हमने स्टडी करनी है। कोई भी किसी तरीके का फालतू का हमारा खर्चा इसके अंदर नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो भी हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं इनको स्टडी किया जाता है। पर जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उससे कहीं ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखना। उसके बाद जो बात करते हैं कि इसके अंदर ना तो कोई कंट्रोल होता, ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता। पर इसका नेचर हम फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? कई लोग सोचेंगे कि ये तो फिक्स है ना, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। पर जो भी रिसर्चर होते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर बातों को रख सकते हैं। मान लो जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहां पर 5 लोग खड़े थे, तो एक बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेगा उसके ऊपर, दूसरा अपने आप बताएगा कि इसके ऊपर क्या है, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तीसरा बंदा कोई और चीज लेके आएगा, चौथा और, मतलब फ्लेक्सिबल नेचर है, कोई अपने अपने तरीके से इसके अंदर बात को रखने का मौका दिया जाता है। उसके बाद जो एक्सो फैक्टो होता है हमारा, एक्स पोस्ट फैक्टो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी आफ्टर द फैक्ट स्टडी की जाती है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की जाती है भी ऐसा हुआ क्यों। और मेन ही इसके अंदर वही बातें बताई हुई हैं कि जो भी हमारा मैनिपुलेशन है इसके अंदर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा जो फिनोमिना है या इवेंट है ऑलरेडी जो है अक्रिड हो चुका था, उसके ऊपर हम लोग कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे मान लो इसके अंदर ना एक एग्जांपल लिया है मैंने, कौन सा एग्जांपल है देख लेते हैं कि हमने कोई भी हमारे मेल एंड फीमेल थी,
जिन्होंने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, मान लो बीकॉम उन्होंने कर रखी थी, ठीक है? वो अब क्या कर रहे हैं, जॉब को ढूँढ रहे हैं। वो देख रहे हैं कैसी जॉब लें, कैसा सिस्टम है उनका। तो कुछ लोग हैं जो फीमेल है, मेल है, अपने तरीके से जेंडर प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट तरीके से सोचेंगे। कुछ लोग सैलरी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे कि उनको पैसे हैं जो ज़्यादा मिले, अमाउंट है जो ज़्यादा मिले, ठीक है? कुछ लोग क्या करेंगे, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ देखेंगे कि आने वाले टाइम में यहाँ पर कहाँ तक मैं ग्रोथ कर सकता हूँ। कुछ लोग क्या देखेंगे, ज्योग्राफिकल प्रेफ़रेंस देखेंगे कि घर के पास ही हो, जो भी हमारी जॉब है ना, वो घर के पास हो, भई 10 मिनट में खाना-वाना खा के वापस अपनी जॉब पे आ जाऊँ। तो ऐसा सिस्टम होता है कि जो हमारी ग्रेजुएशन है वो तो नहीं अब चेंज हो सकती, वो तो हमने बीकॉम कर रखी है, लेकिन जो हमारी जॉब की प्रेफ़रेंस है जेंडर के अकॉर्डिंग वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, सैलरी देख सकते हैं, जो भी हमारा करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड रिसर्च की। स्ट्रक्चर्ड रिसर्च क्या होती है? ये मैंने पहले भी कराई है कि फ्लेक्सिबल रिसर्च और स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती हैं, सेम होती हैं। इसके अंदर जो इसका नेचर है वो फिक्स होता है। इसके अंदर जो इसका डिज़ाइन होता है वो एकदम फिक्स होता है। ये डिज़ाइन फिक्स नहीं है, ये एकदम फिक्स है। तो इसका डिज़ाइन फिक्स होता है, रिजिड और स्ट्रक्चर्ड होता है। ये बिल्कुल रिजिड है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये स्ट्रक्चर वे में इसको बनाया गया है। उसके बाद जो भी हमारे पास थ्योरी होती है ऑलरेडी उसको इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर क्वांटिटेटिव डेटा को इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं जो फिक्स होती हैं और कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो क्वांटिटेटिव डाटा कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ हर चीज़ फिक्स होती है, ज़्यादातर वहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है फिक्स्ड मेथड। जो भी हमारे मेथड है ना वो एकदम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो भी इसके स्टैंडर्ड होते हैं वो भी एकदम फिक्स रखे जाते हैं। जैसा मान लो आपने कोई भी सिस्टम तैयार किया है उसके लिए स्टैंडर्ड रखे हैं, एकदम फिक्स रखे हैं आपने, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च कर रहे हैं। तो उसके बाद बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड की। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर था, इसको अब यहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, लेस रिजिड होती है। इसके अंदर जो भी डाटा हमने इकट्ठा करना है वो एक तो क्वांटिटेटिव होगा, सॉरी क्वालिटेटिव होगा, और दूसरा इसके अंदर डाटा क्वालिटेटिव होता है और किसी भी मेथड को यूज़ करके डाटे का फ्रीडम तरीके से कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ओपन एंडेड है, जो हमारे क्वेश्चन है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इंटरव्यू लेने वाला कोई पर्सन आता है, वो आते ही देखता है कि बंदा बैठा कैसे है, उसके अंदर क्या मतलब कैसे तरीके से जो सेंस है उसकी काम कर रही हैं, वो कैसे वे ऑफ टॉकिंग क्या है उसका, उसका बैठने का गेस्चर और पोस्चर क्या है, ये सारी चीज़ें है ना क्वालिटेटिव डेटा के रूप में क्या करते हैं वहाँ पर, और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका मतलब टेस्ट करता है जो भी इंटरव्यूअर होता है। उसके बाद इसके अंदर ना सारी चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ऐसे ही अनस्ट्रक्चर्ड होता है इसके अंदर। और इसके अंदर जो इसके स्टैंडर्ड होते हैं वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको चेंज करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना था डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी, और आप ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जो नए-नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन है वो मिलते रहें। और डियर फ्रेंड्स, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको पीपीटी, पीडीएफ वगैरह आपको मिलेंगी, और डेली के डेली जो हमारे क्विज़ेज़ होते हैं यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को भी जॉइन कीजिए, साथ में टेलीग्राम को भी जॉइन कीजिए। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।